हाय एवरीवन, अपन ने एसिड बेस और सॉल्ट के 3 पार्ट कर लिए थे। आज अपन चौथा पार्ट करने जा रहे हैं, जो है दैनिक जीवन में अपने कुछ यौगिक अब अपन इसका पहला एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला जो उपयोगी यौगिक एक कंपाउंड है वो लेते हैं NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब आपको बताया कि जो NaCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है, यानी कि जो NaCl है वो एक लवण है, सॉल्ट है, जो कि परबल अम्ल और परबल क्षार से बना एक लवण है। पे जैसे परबल अम्ल ले लिया HCl, और यदि HCl की अभिक्रिया अपन परबल सार NaOH से करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, तो अपन को NaCl प्राप्त होता है और उसके साथ जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो अपन को प्राप्त होने वाला लवण है, सॉल्ट है, इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं और ये साधारण नमक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। साधारण नमक यानी कि कॉमन सॉल्ट। क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड है जो परबल अम्ल और परबल क्षार से बना होता है, इसलिए ये उदासीन प्रकृति का होता है और इसके pH का मान होता है जो 7 होता है। तो अपन औद्योगिक रूप से जो सोडियम क्लोराइड है इसको समुद्र के खारे पानी द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। फिर है सोडियम क्लोराइड के गुण क्या क्या है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो इसका पहला गुण ये है कि ये श्वेत ठोस होता है, यानी कि कलरलेस या फिर वाइट सॉलिड होता है। फिर इसका जो गलनांक है वो उच्च होता है, लगभग 1081 केल्विन, यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, लगभग 1081 केल्विन के अराउंड। फिर इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये जल में अत्यधिक विलेय होता है। जल में अत्यधिक विलेय यानी कि हाईली सोल्यूबल इन वाटर। एक प्रॉपर्टी है कि ये जल में जो आयनित हो जाता है, यानी कि अत्यधिक आयनित हो जाता है, या फिर अपन कह सकते हैं ये आयोनाइज्ड हो जाता है। यानी अपन NaCl को यदि जल के साथ मिलाएं तो ये जल में पूर्ण रूप से विलय हो जाता है, यानी कि उसके अंदर घुल जाता है और ये आयनित हो जाता है, मतलब ये अपने आयनों में टूट जाता है। इसमें Na+ और Cl- आयन पाए जाते हैं और ये दोनों ही यहाँ पे यदि जलीय विलयन में ये डाला जाए तो ये दोनों इन दोनों आयनों में जो कन्वर्ट हो जाएगा।
फिर है इसके उपयोग क्या क्या है, मतलब NaCl के उपयोग क्या क्या है। तो इसका पहला उपयोग है कि इसे अपन साधारण नमक के रूप में भोजन में प्रयोग करते हैं। किसमें? भोजन में साधारण नमक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि जो अपन कॉमन सॉल्ट है उसके रूप में इसका यूज कर सकते हैं। किसमें? फूड में। फिर इसका दूसरा उपयोग है कि इसका खाद्य परिरक्षण में प्रयोग भी किया जाता है, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन में। फिर इसका तीसरा उपयोग है कि इसके द्वारा अपन हिमीकरण मिश्रण बना सकते हैं। हिमीकरण मिश्रण बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपयोग इसका चौथा है कि इसका उपयोग अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट या विरंजक चूर्ण में जो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था NaCl साधारण यौगिक जिसके अपन ने गुण पढ़े थे, और ये थे उपयोग 4। फिर अपना दूसरा यौगिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कास्टिक सोडा। इसको अपन सोडियम क्लोराइड के जलीय विद्युत अपघटन से बना सकते हैं। चाहे इसका औद्योगिक स्तर पर यदि अपन को उत्पादन करना है तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें रिएक्शन क्या होती है कि NaCl है, इसका विद्युत अपघटन करवाएंगे H2O के साथ, तो यहाँ पे NaOH बनेगा, फिर Cl2 गैस बनेगी और H2 गैस भी बनेगी। यहाँ पर जो Cl2 गैस है वो एनोड पर बनेगी और जो H2 है गैस वो कैथोड पर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कैथोड पर ही निक्षेपित होगा या फिर वहाँ पर बनेगा। तो ये था आपका सेकंड यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर अपन पढ़ते हैं इसके गुण क्या क्या है। तो इसका पहला गुण है ये श्वेत चिकना ठोस होता है। NaCl की तरह भी ये एक श्वेत चिकना ठोस होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि गलनांक है वो अराउंड 591 के होता है। फिर ये भी NaCl की तरह जल में शीघ्र ही विलीन हो जाता है, यानी कि जल में विलय होता है। और NaCl की तरह ये भी एक विद्युत अपघट्य यानी कि जल में अपने पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। किसमें? Na+ और OH- आयनों में। तो ये है इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण। अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग करते हैं, यानी कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग अपन साबुन, कागज या वस्त्र उद्योग में करते हैं। इसके साथ ही जो बॉक्साइड होता है उसके धातु क्रम में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
इसके अलावा अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है वो पेट्रोलियम के शोधन में करते हैं, यानी कि पेट्रोल को शुद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं, पेट्रोलियम के शोधन में। तो ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड सेकंड यौगिक, जिसके गुण अपन ने पढ़े थे और ये कुछ इसके उपयोग दिए गए हैं। तीसरा यौगिक विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। तो ये जो विरंजक चूर्ण है इसका सामान्य सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी कि CaOCl2। विरंजक चूर्ण को प्राप्त कैसे कर सकते हैं कि यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे Cl2 गैस प्रवाहित कर दी जाए तो अपन को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा और इसके साथ ही वाटर बनेगा। यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे शुष्क बुझा हुआ चूना कहते हैं, यानी कि ड्राई स्लैक लाइम। यदि ड्राई स्लैक लाइम यानी कि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर दी जाए तो अपन को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। तो ये है विरंजक चूर्ण बनाने की एकमात्र विधि जो आपको यहाँ पे दी हुई है। अब अपन इसके गुण पढ़ते हैं। इसके गुण क्या क्या है? तो पहला गुण ये है कि ये पीला तीक्ष्ण गंधयुक्त यौगिक है। यानी कि येलो कलर का यौगिक है और ये पंजेंट स्मेल देता है। फिर है इसका सेकंड गुण ये है कि ये ठंडे जल में विलय होता है। जो सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड थे वो ओनली मतलब नॉर्मल वाटर में सोल्यूबल हो रहे थे, लेकिन जो विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर है वो जो है ठंडे जल में विलय होगा, यानी कि सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। यदि वायु में इसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये क्लोरीन गैस प्रवाहित करता है, मतलब क्लोरीन गैस छोड़ता है। यानी कि वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस मुक्त करता है। अब इसका चौथा पॉइंट गुण ये है कि ये जो डाइल्यूट एसिड से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। यानी कि जो विरंजक चूर्ण है यदि इनका तनु अम्लों के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो ये Cl2 गैस देंगे। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। इसका यदि अपन डाइल्यूट एसिड यानी कि तनु अम्ल जैसे HCl के साथ रिएक्शन करवाएं तो है ये कैल्शियम क्लोराइड देगा प्लस H2O बनेगा और इसके साथ
कैल्शियम क्लोराइड गैस इवॉल्व होगी। यहाँ पे आप देखिए तो HCl को अपन 2 अणु ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2H2O और CaCl2 और 2Cl। तो ये रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस है, यानी कि किसी भी अपन तनु अम्ल के साथ यदि विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया कराएं तो क्लोरीन गैस अवश्य इवॉल्व होगी। इसी प्रकार जैसे अपन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया तनु H2SO4 के साथ करवाएं, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएं, तो कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O और इसके साथ Cl2 गैस बाहर निकलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक लिया गया था, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया था, यदि इनके साथ अभिक्रिया करवाएं तो अपन को क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। और इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट जो भी साथ में, जैसे HCl के साथ करवा रहे हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, और यदि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर रहे हो तो कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होता है। अब अपन ने देखा कि जो पहले वाली रिएक्शन थी उसमें अपन को Cl2 गैस प्राप्त हो रही थी। जब ये Cl2 गैस जल के साथ अभिक्रिया करती है, जल के साथ क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करती है, और इसका अपन उपयोग विरंजक के रूप में करते हैं। यानी जो विरंजक चूर्ण है उसकी अभिक्रिया यदि अपन डाइल्यूट एसिड से करवाए, यानी कि तनु अम्ल से करवाए, तो अपन को Cl2 गैस प्राप्त हो रही थी। उस Cl2 गैस की अभिक्रिया यानी उसकी अभिक्रिया जल से करवा दे तो अपन को नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग अपन विरंजक के रूप में करते हैं, जो कि किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है। जैसे ये Cl2 है और इसने जल के साथ अभिक्रिया की तो 2HCl बना और इसके साथ नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हुई। और ये जो नवजात ऑक्सीजन है ये किसी रंगीन पदार्थ के साथ क्रिया करके उसको रंगहीन पदार्थ में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि यदि किसी कलर्ड सब्सटेंस के साथ इस ऑक्सीजन की रिएक्शन हो जाए तो वो कलरलेस प्राप्त होगा। तो ये थे विरंजक चूर्ण के कुछ गुण। अब अपन पढ़ते हैं इसके उपयोग क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका उपयोग किया जाता है विरंजक के रूप में, यानी कि जैसे आपने देखा था कि पहले जो अपन ने रिएक्शन करवाई थी डाइल्यूट एसिड के साथ, उसके द्वारा जो क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही थी वो जल के साथ रिएक्शन करके नवजात ऑक्सीजन दे रही थी, और जो ये ऑक्सीजन है वो एक किसी पदार्थ का ऑक्सीजन करके उसका जो रंग होता है उसको बदल देती है, नष्ट कर देती है, और विरंजक के रूप में वहाँ पे काम में ले ली। तो इसको अपन विरंजक के रूप में प्रयोग में ले सकते हैं। किसके, जैसे कागज या फिर वस्त्र उद्योग में। फिर इसका अपन प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग में ले सकते हैं। यानी कि लैब में अपन इसको एज ए रिएजेंट इसका यूज कर सकते हैं। फिर जो पीने का पानी होता है उसको अपन इसके थ्रू शुद्ध कर सकते हैं, यानी कि पेयजल को शुद्ध करने में। फिर इसका एक और उपयोग है, यानी कि रोगाणुनाशक।
या इसका उपयोग अपन ऑक्सीकारक के रूप में भी कर सकते हैं। तो ये कुछ उपयोग है ब्लीचिंग पाउडर के। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेकिंग सोडा। चौथा है अपना बेकिंग सोडा, यानी इसे अपन खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। तो जो बेकिंग सोडा है उसका उपयोग अपन खाद्य पदार्थों में करते हैं। जिस खाद्य पदार्थों में बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो वो फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं? क्योंकि खाद्य पदार्थों में यदि बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाए तो जो बेकिंग सोडा में उपस्थित कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती है बुलबुलों के रूप में, तो वो भोजन में छिद्र कर देती है और साथ में भोजन को फुला भी देती है और केक जैसे पदार्थों को हल्का और स्वादिष्ट भी बनाती है। अब अपन इससे बेकिंग सोडा को कैसे बनाते हैं, तो वो बनाने की विधि ये है कि यदि NaCl की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया यानी कि NH3 और वाटर के साथ करवाएं तो अपन को एक तो प्राप्त होगा NH4Cl प्लस NaHCO3। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले Na1 है, Cl यहाँ पे 1 है, तो Cl यहाँ पे 1 है, कार्बन एक है, CO2 एक, ओ ये 2 ऑक्सीजन ये हो गए, एक ये 3 हो गए, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। फिर NH3 3 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 और है तो इसमें से एक इसने ले लिया तो NH4Cl हो गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा वो NaHCO3 के साथ कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस है। तो इससे बेकिंग सोडा को अपन सोडियम क्लोराइड को कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर के साथ रिएक्शन करवा के इसका निर्माण कर सकते हैं और इसके साथ अपन को अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त होगा। अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl और उसके साथ अपन को बेकिंग सोडा प्राप्त होगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे अपन एक और विधि से बना सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करें तो बेकिंग सोडे का निर्माण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यदि सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ करवा दी जाए तो अपन को 2 NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा। यहाँ पे आप देखिए 2 सोडियम है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 × 1 2 हाइड्रोजन हो गए। फिर CO3 कितने हैं? 3, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो 2 कार्बन हो गए, एक 3 ऑक्सीजन, 2 5, एक 6, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, तो 2 × 3 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी इक्वेशन बैलेंस है। तो यानी कि सोडियम कार्बोनेट से बेकिंग सोडा बनाना हो तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवा के अपन इसको बना सकते हैं। अब इसके गुण क्या क्या है? तो सबसे पहले गुण ये है कि ये एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी कि ये क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। किस कलर का होता है? श्वेत कलर का होता है और ठोस होता है। फिर सेकंड नंबर ये है कि ये जल में अल्प विलेय होता है। किसमें? जल में।
फिर यदि अपन इसको बेकिंग सोडा को गर्म करें तो ये गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। कैसे? जैसे अपन ने अभी बनाया बेकिंग सोडा का निर्माण किया था, उसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो अपन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। जैसे 2NaHCO3, इसको यदि अपन गर्म करें तो अपन को एक तो प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ वाटर और उसके साथ प्राप्त होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कुछ गुण हैं बेकिंग सोडा के। फिर इसके उपयोग क्या क्या वो देखते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है यानी खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा, तो इसका अपन पहला उपयोग ये लिख सकते हैं कि ये भोजन में बेकिंग पाउडर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, बेकिंग पाउडर के रूप में। फिर दूसरा उपयोग ये है कि जो सोडा वाटर या फिर सोडा युक्त कोई भी ठंडा पेय पदार्थ है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा प्रयोग इसका एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं। फिर चौथा प्रयोग है इसका अपन अग्निशामक के रूप में भी कर सकते हैं। तो ये कुछ उपयोग है बेकिंग सोडा के। फिर अगला अपना यौगिक वो है धावन सोडा, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 और इसके साथ 10 क्रिस्टलाइन जल के अणु जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले जो है धावन सोडा को प्राप्त कैसे किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो बेकिंग पाउडर था NaHCO3, यदि अपन इसको गर्म करें तो अपन को सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा और उसके साथ CO2 और जल प्राप्त होगा। यदि इसके द्वारा बना जो प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट है, इसकी यदि अपन क्रिस्टलाइन जल के साथ रिएक्शन करवाएं या फिर इसको क्रिस्टलीकृत करें तो जैसे Na2CO3 है, ये 10 जल के अणुओं के साथ जुड़ जाता है तो धावन सोडे का निर्माण करता है Na2CO3 और 10H2O। फिर इसके गुण क्या क्या है। तो सबसे पहला गुण ये है कि ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। और सेकंड नंबर ये है कि ये जल में विलय होता है यानी कि सॉल्युबल इन वाटर, जल में विलय। तीसरा ये है कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो जलीय सॉल्यूशन है, वो है क्षारीय प्रकृति का होता है। अब जो चौथा गुण ये है कि यदि अपन इस धावन सोडे को यानी कि धोने के सोडे को, इसका दूसरा नाम अपन धोने का सोडा भी कह सकते हैं। यदि अपन इस धावन के सोडे को गर्म करेंगे तो अपन को सोडा एस प्राप्त होगा, सोडा एस प्राप्त होगा। किसके द्वारा? यदि अपन इसको गर्म करें तो गर्म करने पर सोडा एस प्राप्त होगा। कैसे? जैसे ये Na2CO3 10H2O है, यदि अपन इसको करेंगे तो जो सोडियम कार्बोनेट है वो तो अलग हो जाएगा और इसके साथ ही
जल प्राप्त होगा। कितने? 10 अणु जल के प्राप्त होंगे। फिर इसके उपयोग क्या क्या है? तो सबसे पहला उपयोग ये है कि इसका धुलाई व सफाई में प्रयोग किया जाता है। धुलाई एंड सफाई। फिर दूसरा है कि जो कास्टिक सोडा है या विरंजक चूर्ण है, या फिर कांच है या साबुन है, तो इनके बोरेक्स निर्माण में इसका धावन सोडे का प्रयोग किया जाता है। फिर इसका तीसरा उपयोग ये है कि इसको अपन अपमार्जक के रूप में भी प्रयोग में ले सकते हैं। तो ये थे धावन सोडा के कुछ उपयोग। अब अगला यौगिक 5 चौथा जो भी है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 हाफ H2O। तो आपको इसके जो केमिकल फॉर्मूला इससे भी पता चल जाता है कि ये इसे अपन कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट यानी कि जो जल का आधा अणु अर्ध हाइड्रेट भी कहते हैं। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट है, ये आप सूत्र यदि याद है तो आप ये लिख सकते हैं एक पॉइंट की कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया गया था। तो चूंकि पेरिस में जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया गया, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा। इसी के साथ इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में POP भी कह सकते हैं। अब इसको बनाया कैसे जाता है? जिसे बनाने के लिए कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 अणु जल के साथ जुड़े हुए यानी कि 2 अणु क्रिस्टलीकृत जल हो, इसको यदि अपन 393 केल्विन पर गर्म करेंगे तो एक तो प्राप्त होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O और इसके साथ ही 3 H2O भी और बनेंगे। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। कैसे कि यदि कैल्शियम सल्फेट और इनके साथ 2 अणु क्रिस्टलीकृत जल के जुड़े हुए हो और इनको यदि अपन 393 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा और उसके साथ 3 अणु जल के प्राप्त होंगे। यदि अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस को और गर्म करेंगे तो ये जो इसके साथ क्रिस्टलीकृत जल के अणु जुड़े हुए हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो इसे अपन मर्त तापित प्लास्टर कहते हैं यानी कि डेड बर्न्ट प्लास्टर। मेरे प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण क्या क्या है? तो ये
चिकना ठोस पदार्थ होता है, चिकना ठोस पदार्थ होता है। और यदि इसके साथ अपन जल मिला दे तो जो है जमकर ठोस पदार्थ बन जाता है, जिसे अपन जिप्सम कहते हैं। जैसे CaSO4 हाफ H2O प्लस 3 अणु जल के साथ इसके साथ मिलाएं तो ये CaSO4 और 2H2O का निर्माण करेगा। फिर सबसे लास्ट इसका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या क्या है। तो सबसे पहले उपयोग ये है कि अपन टूटी हुई हड्डियों पे प्लास्टर चढ़ाने में इसका प्रयोग करते हैं। फिर भवन निर्माण में, फिर इसका प्रयोग अपन दंत चिकित्सा में भी करते हैं। और इसके साथ साथ मूर्ति या फिर अन्य सजावटी वस्तुओं को बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो आज के ये टॉपिक थे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जो अपने डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो अब अपन शुरू करेंगे अगला टॉपिक जो है साबुन और अपमार्जक, यानी कि सोप एंड डिटर्जेंट। ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको ये सूचित कर देता हूँ कि ये जो साबुन और अपमार्जक है, ये टॉपिक RBSC में ही है और CBSE में इस टॉपिक को सिलेबस में नहीं लिया गया है। तो जो CBSE वाले स्टूडेंट है वो इतना टॉपिक साबुन और अपमार्जक चाहे पढ़े या ना पढ़े तो उनके लिए नॉलेज बढ़ेगा। और यदि कोई सिलेबस के हिसाब से पढ़ना चाहे तो ये नहीं पढ़ें। और जो RBSC वाले हैं वो इस टॉपिक को जरूर पढ़ें कि साबुन और अपमार्जक होते क्या है। तो अब अपन शुरू करते हैं, साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं। अब सबसे पहले जो अपन देखते हैं कि जो अपमार्जक होता है या फिर डिटर्जेंट है, वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है टू वाइप क्लीन, टू वाइप क्लीन अर्थात स्वच्छ करना। यानी कि सीधा सा इस अपमार्जक का मतलब ये हुआ किसी पदार्थ को स्वच्छ करना या उसकी धुलाई करना या उसको साफ करना। तो अपन साफ सफाई या फिर कपड़ों की धुलाई में किसका प्रयोग करते हैं? साबुन का प्रयोग करते हैं। तो डिटर्जेंट है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है टू वाइप क्लीन अर्थात स्वच्छ करना। अब सबसे पहले अपन लेते हैं साबुन। तो जो साबुन है वो कार्बन 12 से कार्बन 18 वाले यानी कि उच्च कार्बन वाले जो है उच्च
वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। और जो साबुन है ये सबसे पुराना अपमार्जक है, यानी कि सबसे पहले वो साबुन का प्रयोग किया जाता था, यानी कि सबसे पुराना अपमार्जक कौन है? साबुन है। तो कार्बन 12 से कार्बन 18 तक के उच्च वसीय अम्लों के जो सोडियम या फिर पोटेशियम लवण है उनको साबुन कहा जाता है। जैसे उच्च वसीय अम्ल कौन कौन से है? जैसे पामेटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल या फिर ओलिक अम्ल। ये है उच्च वसीय अम्ल। इन उच्च वसीय अम्लों के जो पोटेशियम या फिर सोडियम लवण होंगे उनकी जो दीर्घ श्रृंखला होगी, दीर्घ श्रृंखला युक्त जो भी यौगिक होगा उसको अपन साबुन कहते हैं। अब अपन देखते हैं साबुन बनाने की विधि, जिसे अपन साबुनीकरण कहते हैं। सैपोनिफिकेशन, साबुनीकरण। तो साबुनीकरण होता क्या है? तो अपन ने अभी कहा था कि जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण है उसको अपन साबुन कहते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यदि अपन उच्च वसीय अम्लों की अभिक्रिया सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में या सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ इन उच्च वसीय अम्लों की अभिक्रिया करवाई जाए तो अपन को साबुन प्राप्त होता है। और इस प्रक्रिया को है जो साबुनीकरण कहते हैं। यानी कि सैपोनिफिकेशन क्या होता है? यदि अपन उच्च वसीय अम्लों की अभिक्रिया सोडियम या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ करा दी जाए तो अपन को प्राप्त होने वाला जो भी प्रोडक्ट होगा वो साबुन होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन साबुनीकरण अभिक्रिया या फिर सैपोनिफिकेशन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे अब अपन उच्च वसीय अम्ल कोई उदाहरण ले ले, जैसे CH2COOR, CHCOOR और CH2COOR। यदि अपन इसकी रिएक्शन करवा दे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, 3 अणु देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसकी रिएक्शन करवा रही है तो अपन को जो प्राप्त होगा वो होगा 3COOR Na, यानी कि यहाँ पे 3RCOONA प्राप्त होगा और इसके साथ अपन को प्राप्त होगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होगा कि यहाँ पे देखिए आप जो RCOONA वो तीनों से हट गए और यहाँ से 3 Na इसके साथ जुड़ गए, यानी कि ये तो हो गया साबुन। अब जो पीछे बचा है वो होगा ग्लिसरॉल, यानी कि CH2 ये है और 3 OH ये है, तो ये हो गया ग्लिसरॉल, यानी कि CH2OH और CH2OH। तो उच्च वसीय अम्ल है, जैसे यहाँ पे आपको ये CH2COOR CH2COR ये था वसीय अम्ल। इसके साथ इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराई? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको प्राप्त हुआ ये साबुन और इसके साथ ही ग्लिसरॉल। तो ये जो रिएक्शन है ये साबुनीकरण अभिक्रिया या फिर साबुनीकरण प्रक्रिया कहलाती है।
अब अपन को साबुन प्राप्त हो रहा है। इसमें यदि अपन सोडियम क्लोराइड मिला दी जाए या फिर मिलाएं तो इसके साथ जो कि यहाँ पे साबुन और ग्लिसरॉल दोनों बन रहे थे, तो अपन यदि इस प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl मिला दें तो अपन को जो साबुन है वो अलग से प्राप्त हो जाता है। तो साबुन के जो है वो सोडियम या फिर पोटेशियम के लवण होते हैं। चूंकि सोडियम और पोटेशियम जो वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण है वो ही जल में मिले होते हैं, और जो सबसे ज्यादा जल में विलय होते हैं वो होते हैं पोटेशियम के लवण या फिर उस उच्च वसीय अम्लों के जो पोटेशियम लवण होते हैं वो जल में सबसे ज्यादा विलय होते हैं। इस कारण इसका उपयोग है जो शेविंग क्रीम या फिर शैम्पू बनाने में किया जाता है। अब जो साबुन है इसको यदि अपन को पारदर्शी बनाना है तो इसको साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए इसके अंदर ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। अब जो साबुन है वो सिर्फ और सिर्फ मृदु जल में ही सफाई का कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि यदि अपन साबुन को कठोर जल में साबुन के साथ अपन सफाई करते हैं या कठोर जल में अपन साबुन का प्रयोग करते हैं तो चूंकि कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है, यानी कैल्शियम इनके यौगिक होते हैं। तो जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है ये साबुन में उपस्थित जो सोडियम या फिर पोटेशियम है उनको विस्थापित कर देते हैं। तो इनको विस्थापित करने के बाद जो भी मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम का यौगिक बनेगा, यानी इनके साबुन किसके यौगिक होते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या फिर पोटेशियम के लवण। तो यदि कठोर जल के साथ साबुन अपन प्रयोग करेंगे तो इनको ये रिप्लेस कर देंगे, यानी कि इनका विस्थापन कर देंगे। तो इनके विस्थापन करने के बाद जो अपन को मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के लवण प्राप्त होंगे वो है जो जल में अवक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि इनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। और क्योंकि ये जो लवण है यौगिक है या फिर साबुन के जो मैग्नीशियम और कैल्शियम लवण है तो ये है जल में अघुलनशील होंगी, और अघुलनशील होने के कारण ये अवक्षेपित हो जाते हैं और अंततः अपन सफाई का कार्य इससे नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अपन यदि साबुन के साथ यानी सफाई करनी है तो सिर्फ और सिर्फ मृदु जल का प्रयोग करते हैं, कठोर जल का नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण पाए जाते हैं। यदि अपन कठोर जल में साबुन का प्रयोग करते हैं तो चूंकि साबुन है जो सोडियम और पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों का सोडियम और पोटेशियम लवण होता है, तो यहाँ पे जो साबुन में सोडियम और पोटेशियम पाया जाएगा इनको मैग्नीशियम या कैल्शियम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा या फिर प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। तो इनके द्वारा जो भी यौगिक प्राप्त होगा वो जल में अघुलनशील होगा, तो वो अवक्षेपित हो जाएगा, यानी उसकी पीपीटी प्राप्त होगी जो कि सफाई नहीं कर पाएगा, यानी कि जो अपन कपड़े की सफाई करना चाहते हैं वो वहां पर नहीं हो पाएगी। अब अपन पढ़ते हैं अपमार्जक। तो ये जो अपमार्जक होता है ये मृदु और कठोर जल, अपमार्जक होगा वो मृदु और कठोर जल दोनों में कार्य करता है, यानी कि अपन अपमार्जक से मृदु और कठोर जल दोनों में सफाई कर सकते हैं। जो अपमार्जक होते हैं वो सोडियम एल्किल सल्फोनेट
या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। बेंजीन सल्फोनेट, यदि अपन इसका सूत्र देखें तो वो होगा, इसका सोडियम एल्किल सल्फोनेट का होगा ROSO3Na और इसका होगा RC6H5SO3Na। तो चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अपमार्जक होंगे वो सोडियम एल्किल सल्फोनेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। तो यदि अपन इनकी विक्रिया यानी यदि इनका अपन कठोर जल के साथ यानी कठोर जल के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं या फिर यदि अपन अपमार्जक का कठोर जल में प्रयोग करते हैं, तो चूंकि जो कठोर जल में क्या होते हैं, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के लवण पाए जाते हैं। तो जब सोडियम एल्किल सल्फोनेट या फिर सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट कठोर जल में कार्य करते हैं या फिर इनकी कठोर जल के साथ क्रिया करते हैं, तो यहाँ पे जो सोडियम या फिर पोटेशियम कुछ भी होगा, यदि मैग्नीशियम या कैल्शियम इनको प्रतिस्थापित कर देते हैं यहाँ से, तो अपन को यहाँ पे मैग्नीशियम एल्किल सल्फोनेट या फिर कैल्शियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट या कैल्शियम एल्किल सल्फोनेट या कैल्शियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट या फिर यानी कि अपन इसको बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के लवण प्राप्त होंगे, जो कि जल में आसानी से घुलनशील होते हैं। तो जल में आसानी से घुलनशील होंगे, इसका मतलब ये सफाई में लाभदायक होगा। तो अपमार्जक है, इसका उपयोग कठोर जल में आसानी से कर सकते हैं। अब जो संश्लेषित अपमार्जक यानी कि जिनको अपन औद्योगिक रूप से बनाते हैं या फिर मानव निर्मित जो अपमार्जक होंगे वो प्रदूषण का कारण बनते हैं। क्योंकि जो अपमार्जक होंगे उनका जीवाणु है वो निम्नीकरण नहीं कर पाता है, यानी कि जो अपमार्जक होंगे उसका जो यौगिक होगा उसका अपघटन जीवाणु नहीं कर पाते, जिससे जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। और यदि अपन कम कार्बन श्रृंखला वाले जैसे बेंजीन सल्फोनेट युक्त अपमार्जक का प्रयोग करें, यानी कि कम श्रृंखला युक्त अपन अपमार्जक का प्रयोग करेंगे तो इनका जो है अपघटन जीवाणु आसानी से कर पाता है, जिससे ये जल प्रदूषण का कारण नहीं बन सकते। इसलिए यदि अपन को इस समस्या से निपटना है, जल प्रदूषण की समस्या से निपटना है, तो कम श्रृंखला युक्त अपमार्जक का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि बेंजीन एल्किल बेंजीन सल्फोनेट है उसका अपन प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जल प्रदूषण से बचा जा सकता है। अब अपन देखते हैं कि जो साबुन और अपमार्जक होते हैं, साबुन और अपमार्जक होते हैं वो सफाई कैसे करते हैं। तो ये साबुन और अपमार्जक है, ये मिसेल निर्माण द्वारा सफाई का कार्य करते हैं, यानी कि साबुन और अपमार्जक है वो सफाई का कार्य है जो मिसेल बनाकर करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि मिसेल निर्माण कैसे होता है और उससे सफाई कैसे की जाती है, या फिर कपड़ों पर जो गंदगी होती है या फिर मैल होता है उसको हटाने का काम कैसे किया जाता है। अब अपन देखते हैं मिसेल कैसे बनाई जाती है, यानी कि मिसेल
निर्माण और उसके साथ अपन सफाई का कार्य कैसे किया जाता है उसका यानी कि शोधन क्रिया या साबुन या फिर अपमार्जक से शोधन क्रिया। तो अब आप देखते हैं कि जो साबुन और अपमार्जक है वो मिसेल निर्माण विधि द्वारा सफाई का कार्य करते हैं। अब अपन देखते हैं कि जैसे साबुन का कोई उदाहरण ले ले, जैसे सोडियम स्टीरेट लेते हैं। इसका सूत्र होता है C17H35COO Na। तो ये जो है वो जल के साथ है, 2 आयनों में टूटता है। C17H35COO- और Na+। इसको अपन सरल शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं RCOO Na, ये 2 आयनों में टूटेगा, RCOO- और Na+। अब जब ये आयनित हुआ तो इसके 2 सिरे बने। इसमें एक होता है जल स्नेही और दूसरा होता है जल विरोधी। यानी कि इनमें 2 एंड बनेंगे, एक एंड होगा हाइड्रोफोबिक और दूसरा होगा हाइड्रोफिलिक। यानी कि जो एक सिरा होगा वो होगा जल स्नेही, दूसरा होगा जल विरोधी। अब इसमें जो ध्रुवीय भाग होगा उसे कहते हैं, ध्रुवीय भाग होगा उसको कहते हैं जल स्नेही, और जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होगा उसे कहते हैं जल विरोधी। यानी कि ये जो पार्ट होगा ये होगा जल विरोधी, और जो ये CO- वाला भाग होगा ये होगा जल स्नेही। अब अपन इसको इस प्रकार की संरचना से बना सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन है और इसके साथ जुड़ा हुआ है CO-। तो ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है इसको कहते हैं जल विरोधी, और जो CO- वाला पार्ट है इसे कहते हैं जल स्नेही। अब इसमें क्या होता है कि जो जल विरोधी सिरा होता है वो अंदर की ओर होता है, यानी कि ये मिसेल बना रहा है। तो इसमें जो ये एंड होगा ये होगा जल विरोधी, और जो बाहर की ओर सिरा होगा वो होगा जल स्नेही। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है इस संरचना को अपन मिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसेल। अब जब किसी कपड़े पर गंदगी या फिर कोई तेल की बूंद या चिकनाई उपस्थित होगी, वो होती है हाइड्रोकार्बन में तो घुलनशील, यानी कि कपड़े पर तेल की बूंद या कोई चिकनाई होगी, वो हाइड्रोकार्बन जो सिरा होगा उसमें उसके साथ घुलनशील होगी, लेकिन जल में अघुलनशील होगी। लेकिन जो ऋणावेशित सिरा है यानी कि जल स्नेही सिरा है वो जल के साथ विलय होगा, यानी कि ये जल के साथ जुड़ जाता है। तो जो मिसेल यहाँ पे मिसेल तो बन गया। अब मिसेल बनने के बाद ये सफाई में किस प्रकार से सहयोग करता है तो वो अपन आगे देखते हैं। अब जैसे ये कपड़े पर कोई तेल की बूंद है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोकार्बन सिरा होगा यहाँ पे, ये जो सिरा है ये हाइड्रोकार्बन सिरा है, यानी कि जल विरोधी है। और ये जो ऋणावेशित सिरा है ये है जल स्नेही। अब इस बूंद के चारों ओर जो
हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगी वो जुड़ जाएगी इस बूंद के साथ, तेल की बूंद के साथ। तो ये तेल की बूंद है, इसके साथ ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़ गई और इसके साथ जल स्नेह ये जुड़ा हुआ है, जल स्नेह सिरा जुड़ा हुआ है। अब अपन देखते हैं कि जब इसके ऊपर अपन जल डालते हैं तो चूंकि ये जो सिरा है ये जल से नहीं है, मतलब ये जल के साथ जुड़ेगा तो ये इसके साथ जल जुड़ जाएगा और इस जो भी गंदगी है यहाँ पे तेल की बूंद थी तो इस प्रकार की चिकनाई या फिर किसी गंदगी को जल है जो इनके साथ जुड़कर इसको बाहर निकाल लेता है। तो इस प्रकार से ये मिश्रण निर्माण द्वारा अपन शोधन की क्रिया कर सकते हैं। किसके द्वारा? मिश्रण निर्माण द्वारा। साबुन या फिर अपमार्जक है वो शोधन क्रिया कैसे कर सकते हैं? तो अपन मिश्रण निर्माण विधि द्वारा बता सकते हैं कि सफाई प्रक्रिया साबुन या फिर अपमार्जक से कैसे की जाती है। तो ये था अपना एसिड बेस और सॉल्ट का लास्ट टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के आगे के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।